चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की 25 बड़ी और जरूरी खबरें, वो भी एक ही वीडियो में। पर उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में राहुल नाम का अपना अर्थ बताते हुए कहा, अर से रार, हु से हुड़दंग और एल से लफंगई। एआई समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कथित हंगामे का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध बताया। पाठक ने आरोप लगाया कि विपक्ष की राजनीति मुद्दों पर आधारित न होकर अव्यवस्था फैलाने पर केंद्रित हो गई है। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया और बयानबाजी तेज हो गई। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के परिवार से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। उनके पिता खानचंद सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर डॉक्टरों की निगरानी में हैं। बताया जाता है कि कभी परिवार का भरण पोषण करने के लिए वे सिलेंडर वितरण का काम करते थे और कठिन परिस्थितियों में बेटे के क्रिकेट सपनों को सहारा दिया। पिता की गंभीर हालत की सूचना मिलते ही रिंकू चेन्नई में निर्धारित जिम्बाब्वे के खिलाफ 26 फरवरी का मैच छोड़कर सीधे परिवार के पास पहुंच गए। परिवार और प्रशंसक उनके पिता के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लखनऊ के पास हुए दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों को गहरे शोक में डुबो दिया। एक स्लीपर कोच बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और लगभग 40 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना से ठीक पहले चालक का बस मालिक से फोन पर तीखा विवाद चल रहा था और वह उत्तेजित होकर बार बार पलट देंगे जैसी बातें कह रहा था। हादसे के बाद पुलिस ने बस मालिक, चालक और कंडक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि दुर्घटना के कारणों की तकनीकी जांच भी कराई जा रही है। अयोध्या जिले के ग्राम हंसराजपुर में उस समय माहौल गमगीन हो गया जब सेना के जवान देवेश सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया। 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर में सेना का वाहन लगभग 400 फीट गहरी खाई में गिर गया था, जिसमें 10 जवान शहीद हुए थे और देवेश सिंह भी उनमें शामिल थे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और गांववासियों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। उनके पिता रमेश सिंह ने कहा कि बेटे ने देश सेवा का सपना पूरा किया और परिवार को उस पर गर्व है। प्रशासन की ओर से परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक सदस्य को नौकरी और गांव को शहीद के नाम से घोषित करने की घोषणा की गई है, जिससे गांव में शोक के बीच गर्व और सम्मान की भावना भी दिखाई दी। होली और रमजान से पहले मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए गए अभियान में खाद्य सुरक्षा विभाग ने गाजियाबाद और हापुड़ में बड़ी कार्रवाई की है। गाजियाबाद में पिछले 72 घंटों के भीतर 5 टीमों ने सघन छापेमारी कर करीब 2500 किलो नकली पनीर और 200 किलो मावा जब्त कर नष्ट किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई गई है। जांच में सामने आया कि यह मिलावटी सामान अलीगढ़, अमरोहा और बागपत से दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किया जा रहा था। वहीं हापुड़ में भी कार्रवाई के दौरान 32,500 लीटर संदिग्ध खाद्य तेल जब्त किया गया। अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने का फायदा उठाने वालों पर सख्त नजर रखी जा रही है और नमूनों की प्रयोगशाला जांच भी कराई जा रही है। शाहजहांपुर में पारंपरिक लाट साहब जुलूस की तैयारियों के बीच प्रशासन ने एहतियातन एक अनोखा कदम उठाया है। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से शहर की 92 मस्जिदों को त्रिपाल से ढक दिया गया है, ताकि होली के दौरान उड़ने वाले रंगों से किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान न पहुंचे और कोई शरारती तत्व माहौल खराब न कर सके। यह जुलूस अपनी विशिष्ट परंपरा के लिए जाना जाता है, जिसमें भैंसा गाड़ी पर सवार लाट साहब को हेलमेट पहनाकर जूतों चप्पलों से प्रतीकात्मक रूप से प्रहार करते हुए रंगों में सराबोर कर निकाला जाता है। प्रशासन का कहना है कि दोनों समुदायों की सहमति और शांति बनाए रखने की भावना से यह निर्णय लिया गया है। वाराणसी के घाटों पर एक अनोखा और आकर्षक दृश्य देखने को मिला, जब मेक्सिको से आए दूल्हा रुइस कब्रोल और दुल्हन गोंजलो मिगुल ने भारतीय परंपराओं के अनुसार विवाह रचाया। गंगा के बीच नाव पर वैदिक मंत्रोच्चार, हवन और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे लिए गए। दूल्हे ने पारंपरिक धोती कुर्ता धारण किया तो दुल्हन लाल बनारसी साड़ी में सजी नजर आईं। सिंदूरदान और जयमाला की रस्म के दौरान घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने पुष्प वर्षा कर नवदंपति को आशीर्वाद दिया। विदेशी जोड़े ने बताया कि वे भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं से प्रभावित होकर काशी को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण के लिए चुना। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे को लेकर सरकार ने बड़े निवेश दावों की जानकारी साझा की है। आधिकारिक बयान के अनुसार टीम यूपी को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए,
जिनमें से करीब 60,000 करोड़ रुपए के एमओयू इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से संपन्न किए जा चुके हैं। 2 दिनों के भीतर 100 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ बैठकें हुई, जिनमें सिंगापुर के शीर्ष नेतृत्व और विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ शामिल रहे। प्रस्तावित निवेश ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, एमआरओ और स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में केंद्रित बताए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इन समझौतों से प्रदेश में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए एक बड़ा रणबसेरा बनाया जाएगा। राम प्रकाश गुप्ता मेमोरियल मातृ एवं शिशु रेफरल चिकित्सालय परिसर में बनने वाले इस 510 बेड के परिसर का भूमि पूजन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। प्रस्तावित भवन में 45 कमरे, 90 अलग बेड, 420 बेड की डोरमेट्री व्यवस्था, रसोई और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ताकि दूर दराज से आने वाले मरीजों के परिजनों को ठहरने में दिक्कत न हो। साथ ही डायग्नोस्टिक सेवाओं के विस्तार की भी घोषणा की गई है, जिससे उपचार व्यवस्था और सुदृढ़ होने की उम्मीद है। होली के मद्देनजर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 28 फरवरी से 9 मार्च तक अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है। त्योहार के दौरान अधिकतम सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अनुबंधित बसों के कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को 3,600 से 4,500 रुपये तक प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की गई है। दिल्ली, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त बसें और चालक परिचालक तैनात किए जाएंगे, ताकि यात्रियों को घर पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके। उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 32 लाख परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 1 करोड़ 52 लाख विद्यार्थी 16 मार्च से परीक्षा में शामिल होंगे। कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षाएं 20 मार्च तक संचालित की जाएंगी, जबकि परिणाम 30 मार्च को अभिभावकों की उपस्थिति में घोषित किए जाएंगे, ताकि पारदर्शिता और सहभागिता सुनिश्चित हो सके। कक्षा 1 की परीक्षा पूरी तरह मौखिक होगी, जबकि कक्षा 2 से 5 तक लिखित और मौखिक दोनों माध्यमों से मूल्यांकन किया जाएगा। मॉडल प्रश्न पत्र जिलों स्तर पर तैयार कर विद्यालयों तक भेजे जाएंगे, जिससे परीक्षा प्रक्रिया एक समान और सुव्यवस्थित रह सके। प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार लगभग 5,000 मेगावाट की उत्पादन इकाइयां विभिन्न कारणों से बंद हैं, कुछ कम मांग के चलते तो कुछ मरम्मत और तकनीकी वजहों से। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सवाल उठाया है कि जब उपभोक्ताओं को लगातार 24 घंटे आपूर्ति नहीं मिल रही, तब उत्पादन इकाइयों का बंद रहना समझ से परे है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर के बावजूद कई स्थानों पर केवल 10 से 12 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जिससे किसानों और छोटे कारोबारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऊर्जा विभाग का कहना है कि मांग और आपूर्ति के संतुलन के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। पार्टी ने जालौन जिले की माधवगढ़ विधानसभा सीट से आशीष पांडे को प्रत्याशी घोषित कर ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला है। संगठनात्मक बैठक में मंडल प्रभारी लालाराम अहिरवार ने इस नाम की औपचारिक घोषणा की। माना जा रहा है कि बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग के अपने पुराने फार्मूले को फिर से सक्रिय करते हुए उस क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की रणनीति बनाई है, जहां उनका प्रभाव निर्णायक माना जाता है। यह घोषणा संकेत देती है कि पार्टी चुनावी समीकरणों को साधने के लिए शुरुआती चरण से ही जातीय और सामाजिक संतुलन पर ध्यान दे रही है।